बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम को। जैसा कि आपके पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंप्लीट वन शॉट में कवर किया। आज हम एंजाइम को करने वाले हैं। आपको कंप्लीट पीएमडीसी के सिलेबस की तैयारी करवा देंगे जो कि बायोलॉजी का है और आप कंप्लीटली मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। 50 डेज के अंदर हम कंप्लीट आप लोगों को बायोलॉजी कवर करवा देंगे कंप्लीटली। देखिए, मेरे 3 सवाल हैं जो कि वीडियो की लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे और कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी बने रहिएगा। अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर मिस हो गई तो आपका बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टूडेंट्स नुकसान होगा। ये आपका क्रश कोर्स है, फ्री में, कोई पैसे नहीं है। तो कंप्लीटली आप लोगों ने क्या करना है, इसको समझना है। ये एमडी गेट के लिए जितने भी आप लोगों की हैं, पंजाब के बच्चे पढ़ सकते हैं, बलोचिस्तान के, इन सब के पीएमडीसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो सारे बच्चे पढ़ सकते हैं और सिंध के बच्चों के लिए स्पेशली। तो सब भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो कंप्लीट हम चैप्टर को पढ़ेंगे, कोई चीज मिस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोटे छोटे को भी हम लेकर चलते जाएंगे। तो 3 सवाल जो आपको वीडियो की लास्ट में और एमसीक्यूज मिलेंगे। पहला सवाल ये है कि अगर एंजाइम ना हो क्या लाइफ पॉसिबल हो। दूसरा मेरा ये सवाल है कि एंजाइम का जैसे ही हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। जैसे ही उसका एक पॉइंट आता है उसके बाद जितने भी सबस्ट्रेट देते जाए एंजाइम की एक्टिविटी क्यों इंक्रीज नहीं होती। तीसरा मेरा सवाल ये है, तीसरा, कि बॉडी के अंदर इतने सारे रिएक्शन होते हैं लेकिन एंजाइम को कैसे पता चलता है कि हमने कौन सा रिएक्शन कौन से वक्त पर कराना है, तो कैसे पता चलता है। तो हम चले स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को लाजमी कीजिएगा। तो चले एंजाइम को पढ़ते डिटेल में। यहाँ पर नीट के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं क्लियरली। तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों पढ़ने वाले हैं एंजाइम को डिटेल में। एंजाइम आप लोगों के पास क्या होते हैं, एंजाइम आर बायो कैटालिस्ट। क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं। ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। बायो कैटालिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, फास्ट करते हैं रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। एंजाइम बायो कैटालिस्ट होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंजाइम क्या करते हैं, बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं। उनके रिएक्शंस को क्या करवाते हैं, स्पीड अप करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एंजाइम जहां पर भी सवाल आ जाए कि बायो कैटालिस्ट कौन है, आप लोगों ने क्या बोलना है, एंजाइम है। एंजाइम क्या है, ये हमारे पास क्या है, बायो कैटालिस्ट है एंजाइम आप लोगों के पास। अब बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। मेटाबॉलिज्म तो यहाँ पर आपने फोकस करना है, बहुत अच्छे तरीके से टर्म्स को स्टडी करना है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है मल्टीपल रिएक्शन। जितने भी मल्टीपल जो रिएक्शन है वो ओकर होते हैं किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसे आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जितने भी मल्टीपल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं, यहां पर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख दूं, ऑर्गेनिज्म, सही है। अब बच्चों मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म, 2 टाइप्स, सही है। डिटेल में पढ़े बच्चों, कोई चीज मिस नहीं करने वाले तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नुकसान होगा। अब 2 टाइप्स में एक हमारे पास आता है एनाबॉलिज्म, एक आता है एनाबॉलिज्म, और सेकंड आप लोगों के पास आता है कैटाबॉलिज्म। क्या आता है, कैटाबॉलिज्म आता है। अब एनाबॉलिज्म आप उसे कहते हैं, याद रखिएगा मेरे बच्चे, जहां पर मैं यहाँ पर आकर आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल के अंदर। ये तो मैंने आपको टाइप्स के दौरान बताया। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर आगे एनाबॉलिज्म को, कि भाई एनाबॉलिज्म क्या होती है। सही है, एनाबॉलिज्म क्या होती है, स्मॉल जो मॉलिक्यूल से कॉपी करते जाना है, आपने नोट्स बनाते जाना है, कंबाइन होते हैं और मेक करते हैं। किसको मेक करते हैं,
लार्जर मॉलिक्यूल को, उसको सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल लाजमी याद कीजिएगा, जो एग्जाम्पल आपको देने वाली हूं वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन की सिंथेसिस होना। सेकंड एग्जाम्पल, प्रोटीन सिंथेसिस होना। सही है, ये चीज भी आपने क्या करनी, याद रखनी है। अब कैसे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, कैसे कैसे प्रोसेस हो गए, मैम डॉक्टर दुआ आप लोगों को सब बताएगी। देखिए बच्चों, मैंने अपना जो नाम है वो टीच दुआ रखा है क्योंकि मुझे पसंद है, इस वजह से मैं आगे डी आर नहीं लगाती। वैसे आप लोगों को मैंने बता दिया कि मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर देखें फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, छोटे मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट ये क्या है, सूरज है। सनलाइट की प्रेजेंस में जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है बड़ा, C6H12O6, ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। इसको सिंप्लीफाई मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये जब आपस में मिले तो इन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, तैयार करवा दिया। और वो बड़ा मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज है, जिसने जीरो से तैयारी है ना, जीरो से है, कुछ पढ़ा ही नहीं है फर्स्ट ईयर आप लोगों ने। यहाँ पर आपको हर चीज बच्चों जैसी भी मिलेगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स में कुछ खाली ना रह जाए। यहाँ पर ये एक टाइप थी मेटाबॉलिज्म की। अब यहाँ पर दूसरी टाइप को भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर लिख के क्या करेंगे, इसको जो टर्म पढ़ते जा रहे हैं उसे यहाँ से मिटाते जा रहे हैं। चले स्टूडेंट्स, इसको यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट को इसके डिस्कस करेंगे जो होगा एनाबोलिज्म। सही, चले अब जो एनाबोलिज्म है, केटाबोलिज्म है, उसको समझना भी ना बहुत बच्चों सिंपल है, लेकिन आपने इसको भी गौर से समझना है क्योंकि मैम टीच दुआ आपको क्लियरली पढ़ाएगी। अब केटाबोलिज्म क्या है, केटा का मतलब होता है ब्रेक, ये चीज आपने याद रखनी है, जिसमें ब्रेक हो। कैसे ब्रेक हो मैं बताती हूँ। लार्जर जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो, इसमें ब्रेक हो, स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो, उसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, मैं वॉट एवर द एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, मेन थिंग यही है मेरे बच्चे, इसकी एग्जाम्पल क्या है। चले मैं बता देती हूँ, मुझे क्या है, आपको पढ़ाना है, एक अच्छा शागिर्द बनाना है और टॉप करवाना है। पीएमडीसी के सिलेबस को भी हमने गोली मार देनी। तो चले यहाँ पर डाइजेशन। अब बच्चों डाइजेशन क्या होती है, किसी को पता है, वो भी वही प्रोसेस होती है जब हम देखें मोलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं। जैसे कि आपने फूड का निवाला अपने माउथ में डाला तो फूड का निवाला क्या था, बड़ा निवाला था, इस तरीके से। तो आपका माउथ में ऐसे तो निवाला सीधा आपके पेट के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि माउथ में जाएगा, फिर माउथ में जाने के बाद उस निवाले की होगी मैकेनिकल डाइजेशन होगी, और वहां पर उस निवाले की क्या होगी, केमिकल डाइजेशन होगी। दो तरह की क्या होंगी, डाइजेशन होंगी उस निवाले की। सही, एक केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन। अब जैसे ही आपका खाना जो है वो आपके मुंह के अंदर गया, तो मुंह के अंदर जाने के बाद ये दो डाइजेशन आपके एमसीक्यूज आती है एमडी गेट के अंदर, बताएं दोनों डाइजेशन कहाँ पर होती है, मैकेनिकल और केमिकल। आपने बोलना है माउथ के अंदर होती है। जैसे ही निवाला आपके मुंह के अंदर जाता है तो वहां पर मैकेनिकल डाइजेशन कौन करवाता है, ये भी पूछा जाता है। आपने बोलना है टीथ करवाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताएं केमिकल डाइजेशन कौन करवाता है, तो आपने याद रखना है वो आपका एंजाइम करवाता है। और उस एंजाइम का नाम भी याद रखना है जिसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को चेंज करता है, किसमें, स्टार्च को चेंज करता है माल्टोस में।
सही है मेरे बच्चे, इन टर्म्स को याद रखिए। मैं डिटेल गहराई में इस वजह से लेके जा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब जैसे ही आपका खाना आपके मुंह में चला गया तो दांतों ने करवाई मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन कराई एंजाइम अमाइलेज ने। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। यहाँ पर लाइसोजाइम्स भी एंजाइम होता है मुंह के अंदर ही, जो क्या करवाता है, मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं, जो कि स्टूडेंट्स बैक्टीरिया को किल करवाता है, बैक्टीरिया किल करता है। जो भी गंदे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या करता है, किल करता है। उसके बाद आपके जो माउथ है, क्योंकि ये एंजाइम रिलेटेड ही इसके है। अब यहाँ पर जो आपका माउथ है इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है स्लाइवा। यहाँ से इसको मिटा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपका एक प्रेजेंट होता है स्लाइवा। स्लाइवा आपका क्या होता है, थूक होता है। थूक जो आपके मुंह के अंदर बनता है वो ऐसे ही नहीं होता। आपका जो खाना, आपने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर डाला है, जो रोटी का टुकड़ा आपने अपने मुंह के अंदर डाला है, अब जैसे ही मेरे बच्चे आपने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर डाला तो स्लाइवा उसको क्या कराएगा, बोलस की फॉर्म देगा। एक तरह के क्या देगा, स्लाइवा उसे बोलस की फॉर्म देगा। फिर जब उसे बोलस की फॉर्म दे दी है तो इस तरीके से बच्चों ये मुंह के अंदर गया। अब मुंह के अंदर आने के बाद ये आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स में जाएगा, फेरेंक्स को आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद लैरेंक्स में जाएगा, फिर इस तरीके से ट्रैकिया, इस तरीके से कॉइल लाइक होता है, इस तरीके से फिर इसके अंदर जाएगा। फिर यहाँ पर होगा एसोफेगस भी होगा आप लोगों का, एसोफेगस। फिर इस तरीके से बच्चों आपका जे शेप, या सॉरी हाँ, आपका इस तरीके से बच्चों स्टमक भी होगा, बिल्कुल जे शेप। उसके बाद यहाँ पर आपके पेट के अंदर खाना जाएगा। अब पेट के बाद बच्चों आपको पता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ही होता है आप लोगों के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद आप लोगों का फिर उसके बाद आपकी एनस होती है, जहां से खाना आप लोगों का बाहर जाता है। अब बच्चों आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 टाइप होती है। मैं आपको सारा रिव्यू करवा रही हूँ ताकि आपको ये भी टर्म्स आ जाती हैं। डुडेनम होता है, जेजिनम, जेजिनम, एक होता है इलियम, इलियम। ये तीनों पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब मैं बच्चों आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अब ये आपके पास जो डुडेनम है, जेजिनम है और जो इलियम है, अब ये डुडेनम, जेजिनम, इलियम, अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं? इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं क्योंकि याद रखिएगा ये डायमीटर में कम होता है, सॉरी ये लेंथ में कम होता है और ये लेंथ में ज्यादा होता है, और ये डायमीटर में कम होने की वजह से इससे छोटा है। अब अगर स्टूडेंट देखें तो डुडेनम का अलग काम है, जिजिनम का अलग काम है, एलियम का अलग काम है, ये हमारे चैप्टर के अंदर नहीं है। तो मैंने आपको डिटेल करवा दी ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होती है और यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होती है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन आके लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म होती है, फिर आपका खाना एनएस के जरिए, आपकी फीसिस के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकल आता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो। हम थे डाइजेशन के प्रोसेस की तरफ। आई होप आपको लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल में। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो चलें आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए अब हमने वो लगवा लिया है। अब आपने अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करनी है। हमने आपकी सुन ली है, आपने हमारी सुन लेनी है ताकि चैनल मोनिटाइज हो सके। तो चलें आगे चलते, थोड़ा सा रह गया लास्ट टाइम, आपने बस इसे पूरा कराना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, अब एंजाइम की अगर आगे चलना चाहें, एंजाइम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखती हूँ यहाँ पर। प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। कौन प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं? एंजाइम होते हैं, याद रखिएगा। प्रोटीनियस इन नेचर, इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कल वाली वीडियो में पढ़ाया था। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एंजाइम की आप लोगों के पास टर्शरी स्ट्रक्चर, सही। इस तरीके से ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने कुछ एंजाइम जो है, कुछ एंजाइम आरएनए बेस्ड भी होते हैं एंजाइम,
और जो आरएनए बेस्ड एंजाइम होते हैं उसको सिंप्लीफाई आप बोलते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम कहते हैं, जो कि राइबोजाइम, राइबोजाइम, सही, कुछ एंजाइम। अब एंजाइम प्रोटीन, यस, अब एमसीक्यूज आता है कई बार, एमडीगेट में आया है, नीट में आया है। देखें एमसीक्यूज को सुने कि एमसीक्यूज ये है कि एंजाइम सबसे ज्यादा अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं या अपने फंक्शंस पर ज्यादा होते हैं। याद रखिएगा एंजाइम, याद रखिएगा अपनी स्ट्रक्चर को ज्यादा मेंटेन रखते हैं, फंक्शन में इतने काबिलियत नहीं होती। स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे शादी पे जाना होता है तो मेकअप लड़की सोचती है हमारा खराब ना हो जाए, इस वजह से वो जब विदाई होती है तब रोती भी नहीं है, मेकअप ना खराब हो जाए। ऐसे ये भी यही सोचते होंगे, फन में एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ना, पर उस फीलिंग का लड़कियों को उसे ही पता होता है, सब बातें करते हैं, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनकी कोई अलग फीलिंग हो, वो ना रोना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें पता, उन्होंने अभी जाना है। सो इस तरीके से बच्चों एमसीक्यूज आता है। तो एंजाइम जो है वो सबसे ज्यादा अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं या फिर अपने फंक्शन में ज्यादा कैपेबल होते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। एंजाइम जो है वो सबसे ज्यादा अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, आपने यही टिक लगाना है, ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। मैम आप तो साथ साथ एमसीक्यूज भी बता रही हैं, तो चलिए आपको क्लियर होता जाए। अब याद रखिएगा वो एंजाइम, बिल्लू से लिख रही हूँ, फिर आप बिल्लू से ब्लैक से आ गई हैं। कुछ एंजाइम जो है, एंजाइम जो इनसाइड सेल के काम करते हैं, इनसाइड सेल के काम करते हैं, उन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? कभी सुना है? उनको बोलते हैं एंडोजाइम। क्या बोलते हैं? एंडोजाइम कहते हैं। और वो एंजाइम जो कि सेल के बाहर काम करते हैं, एंजाइम दैट वर्क आउटसाइड द सेल, जो सेल के आउटसाइड काम करते हैं, वैसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? एक्सोजाइम। क्या बोलते हैं? एक्सोजाइम कहते हैं। अब देखें, ये समझे आप लोगों के पास कल वाला हमारा यही होने वाला है, वो वन शॉट बहुत बड़ी होगी जो कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के नाम से है, क्योंकि उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। कल वाली वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। अब देखें मेरे बच्चे, मेरे बच्चे करके पढ़ा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। वो एंजाइम जो कि सेल के अंदर काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोजाइम, कभी भूलिएगा मत। और वो एंजाइम जो कि सेल के बाहर काम कर रहे हैं उन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? एक्सोजाइम कहते हैं। इतना क्लियर हुआ मेरे बच्चे, याद रखें। उसके बाद आगे चले मैम, तो चले एंजाइम जो है वो कंटेन करते हैं, किसको कंटेन करते हैं? मैं यहाँ पर थोड़ा सा सही लिखूं ताकि आप लोगों को नजर आए। एंजाइम जो है वो कंटेन करते हैं एक्टिव साइट को, किसको? एक्टिव साइट को कंटेन करते हैं। वो जो एक्टिव साइट जो कंटेन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो अदर साइट होती है एंजाइम की, अदर साइट जो होती है एंजाइम की, उसे सिंपलीफाई आप क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। ये सारी पॉइंट्स को आप नोट कीजिएगा। एलोस्टेरिक साइट कैसे मैम, समझाती हूँ। ये देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है, दिस इज योर एंजाइम। देखें, देख लें मेरे बच्चे, देख लें यहाँ पर। देखें, माइक माइक थोड़ा सही हो जा तू जादू कर। तो ये क्या हो गया? एंजाइम, सही। अब ये एंजाइम है, अब ये एंजाइम का क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सबस्ट्रेट, दिस इज योर सबस्ट्रेट, ये सब पढ़ेंगे हम ऐसे। देखें देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा, बोर मत होइएगा, आप लोगों के लिए ये सब कुछ। देखें, एंजाइम की जो ऊपर वाली ये वाली साइड है, ये वाली साइड, इसे आप बोलते हैं एक्टिव साइड, एक्टिव साइड। और बाकी जो आप एंजाइम की साइड देख रहे हैं, अदर जो साइड है ये पूरी यहां से लेकर यहां तक, ये वाली क्या है? एलोस्टेरिक साइड है। इसकी एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड। और ये जो ऊपर आके लगा है
इस स्ट्रक्चर को आप कह रहे हैं सबस्ट्रेट। इसका आप लोगों से बहुत बार अभी होगा, टीजर आएगा, यही हीरो होगा सबस्ट्रेट ही। तो हीरो को आप लोगों ने मिस मत कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर एमडीकेट में इसकी हीरोइन मौजूद नहीं है, सही ना। तो आगे चलते हैं। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? चलो आगे चलते हैं। मैम आगे चले, चलो आगे चलते हैं। जो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज जो करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, उसको सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं? मैम क्या ही बता रही हैं आप। उसको सिंप्लीफाई बच्चों हम बोलते हैं एक्टिवेटर्स। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर्स बोलते हैं। और वो जो डिक्रीज करते हैं, जो डिक्रीज करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को मैम, उसे वो कौन छात्र लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? वो भी मौजूद है भाई। हर कहानी में एक विलन आता है, जैसे कि एक फिल्म होती है उसके अंदर एक विलन होता है, एक क्या होता है? हीरो होता है, सही। अब आपको पता है कि जो हीरोइन होती है वो किसको मिलती है? हीरो को ही मिलती है। विलन जो भी कर ले, ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी विलन आता है, विलन जो भी करें, लेकिन एक्टिवेटर बोलेंगे एंजाइम को तो मैं ही जीतूंगा। ऐसे ही हीरो वाला काम हो गया। ये वाली सारी चीजें आपने याद रखनी है। आपको मैं मजा मत, ताकि आपको ना थोड़े से आप ना बोर ना हो, इस वजह से आपको इंटरटेनमेंट करवा रही हूँ। अब एंजाइम की जो एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं उसे सिंप्लीफाई हम बोलते हैं इनहेबिटर। क्या बोलते हैं? इनहेबिटर। सही है, क्लियर हुआ मेरे बच्चे? जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं उनको हम अच्छे लोगों को बोलते हैं एक्टिवेटर, और जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं उन गंदे लोगों को हम बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इनहेबिटर कहते हैं। क्लियर हुआ? चले देखें। अब एंजाइम को जो एंजाइम इफेक्टेड होता है, एंजाइम इफेक्टेड है, किसके इफेक्टेड है? मैम जल्दी जल्दी बता दे, क्या ही कर रही हैं आप। तो एंजाइम को जो इफेक्टेड करते हैं वो आपके कौन होते हैं? मैम क्या ही बोल रही है, ऐसे शातिर बंदा कौन आ गया? वो आप लोगों के पास जैसे कि पीएच इफेक्ट करती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, और मैम कौन इफेक्ट करने वाला आ गया? अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कंसर्न आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सही मेरे बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सही। और बस, और कोई ट्विस्ट नहीं लाने वाला। तो ये चीजें, ये पॉइंट्स में हट जाती हूँ, यहाँ से नोट कर ले, प्यारी प्यारी चीजों को नोट कर ले। तो आगे चलेंगे मेरे बच्चे। ये वाली पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लेनी है, जो कि एग्जाम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चले आगे चलते हैं। चले यहाँ पर ही समझ लेते हैं, जब तक आप दूसरी चीजें भी यहाँ पर समझ लें। मिटा कर लिखूं, क्या ही करूं, मिटा कर लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो चले इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा दो, मैं मिटा दो, इतनी जगह पड़ी थी फिर भी मिटा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए ना, आप समझे, फीलिंग को समझे। अभी बड़ा बोर्ड इस वजह से लिया है ताकि आप अच्छे तरीके से समझे। अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर प्यारी, स्ट्रक्चर किसकी? स्ट्रक्चर एंजाइम की स्ट्रक्चर, प्यारी प्यारी स्ट्रक्चर एंजाइम की स्ट्रक्चर। अब देखें, दिस इज माय फेवरेट चैप्टर, मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट चैप्टर है ये वाला, स्ट्रक्चर एंजाइम। इसके लिए जो चीजें आपको कभी पता भी नहीं होंगी वो भी मेरे मुंह से आज निकल जाएंगी आप लोगों के लिए। में से अगर एमसीक्यूज बच्चों आपके 8 से 10 एमसीक्यूज बनते हैं हर साल, आप देख सकते हैं। हाँ कि पिछले साल नहीं आए लेकिन इस साल लाजमी आएंगे, तो ये चीज आपने याद रखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम याद रखिएगा। एंजाइम की एक होती है आपकी प्यारी प्यारी एक्टिव साइड, जो कि प्यारी प्यारी एंजाइम को बहुत पसंद है। उसके बाद एक एंजाइम की होती है एलोस्टेरिक साइड, जो कि एंजाइम को पता नहीं पसंद है या नहीं, उससे पूछेंगे हम आगे। अब एक्टिव साइड याद रखिएगा, एक्टिव साइड की भी आगे दो साइड होती हैं, ये डिफरेंशिएट याद रखिएगा। एक होती है उसकी बेंडिंग साइड, बेंडिंग साइड, एक होती है उसकी कैटालिक साइड, बेंडिंग साइड और कैटालिक साइड। अब ये जो बेंडिंग साइड है, यहाँ पर आपके सबस्ट्रेट आकर अटैचमेंट होती है,
थोड़ा सा सही करके लिख दूं, किसकी अटैचमेंट होती है, किसकी अटैचमेंट होती है, सबस्ट्रेट की अटैचमेंट होती है। और एक कैटालिक साइट होती है जहां पर होती है कैटालाइसिस या रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन या हम कह सकते हैं कैटालाइसिस। ये कहां पर होती है, एंजाइम की कैटालिक साइट के ऊपर होती है। प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है, फील करते जाएं आप लोगों के पास। उसके बाद एलोस्टेरिक साइड, एलोस्टेरिक साइड के भी दो इसके भी पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रोटीनियस पार्ट, प्रोटीनियस पार्ट, और एक होता है मेरे बच्चे नॉन प्रोटीनियस पार्ट, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। तो यहाँ पर देखिए, अब जो प्रोटीनियस पार्ट है उस प्रोटीनियस पार्ट को आप क्या बोलेंगे, और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उसे क्या बोलेंगे। प्रोटीनियस पार्ट को आप बोलते हैं एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उसे आप कहते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर। कोफैक्टर बोलते हैं, समझे, समझे या समझाऊं, डायलॉग सुना है आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, एक्टिव साइड की दो साइड होती हैं, एक बेंडिंग साइड और एक कैटालिक साइड। बेंडिंग साइड में आकर सबस्ट्रेट अटैच होते हैं, रिश्ता होता है उनका। और जो कैटालिक साइड है वो रिएक्शन साइड है, जहां पर आके रिएक्शन होता है। क्या ही बोलती है मैं। उसके बाद एलोस्टेरिक साइड, एलोस्टेरिक साइड की भी दो साइड होती हैं, एक उसकी प्रोटीनियस पार्ट, एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट। अब जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसे आप एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसे आप कोफैक्टर कहते हैं। क्लियर हुआ है मेरे बच्चे, भूलेगा मत वरना गुस्सा ही गुस्सा। अब देखो भाई, इतना मेरे बच्चे क्लियर हुआ। अब देखें कि छुपे छुपे आपको लग रहे हैं, चलो इसे खोल के देखते हैं। अब देखें बच्चों, एक होता है आपके पास होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। मैं दूसरे टीचर्स की तरह नहीं हूं कि आप लोगों को बीच में चीजें छोड़ दूं, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। आपको एमडी गेट की तैयारी करा रही हूँ, नीट की बच्चे भी आए हैं तो उसकी भी तैयारी, क्योंकि मैंने इंडिया की बुक भी पढ़ी है, जो सच बात है। बलोचिस्तान, केपीके, फेडरल सब पढ़ के पढ़ा रही हूँ। अब देखिए होलो एंजाइम, अब देखें होलो एंजाइम के भी दो दो पार्ट होते हैं जो आपके के सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये होलो एंजाइम के टाइप होते हैं, एक होता है एपो एंजाइम और एक जो छुप के बैठा है वो है कोफैक्टर, कोफैक्टर। सही, ये दोनों किसके पार्ट है, होलो एंजाइम के पार्ट है। सही, ये इसके दो टाइप्स हैं। क्लियर हुआ, ये मैंने देखे आपको हर चीज बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, आप अलग अलग करके अपने नोट्स पर ये लिखते जाएं चीजें। अब एपो एंजाइम, क्या ही बात कर रही है एपो एंजाइम की। देखें 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 देखें, गौर करना वरना बहुत बुरा होगा आपके साथ, पूरा मैं होने नहीं दूंगी। अब देखें कोफैक्टर, कोफैक्टर के अंदर भी एक आपका होता है, एक आपका होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी तो शायद आप लोगों को क्लियर ना हो सके, तो ऐसा करते हैं, ये वाले पार्ट को हम यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करते, इसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो चले, सही, हम यहाँ पर थे ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके, इसके पार्ट को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो चलें, ये जो कोफैक्टर है ना, मैं यहाँ से उठाकर इसको टांग खींच के यहाँ पर लेके आ रही हूँ कोफैक्टर को। सही, अब कोफैक्टर के दो आगे पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। सही, अब ये जो ऑर्गेनिक होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, ये एक्टिवेटर्स होते हैं, यहाँ पर एक्टिवेटर्स होते हैं। और यहाँ पर वो ये क्या होता है, डिटेचेबल होता है, जहां पर आके एंजाइम क्या होता है, डिटेच। एक्टिवेटर का मतलब है ऑर्गेनिक जो पार्ट होता है जो कि कोफैक्टर का, वो रिएक्शन को इंक्रीज करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, और वो डिटेचेबल होता है, यहाँ पर आके एंजाइम डिटेच हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास हो गया, मैं अगर आपको बताना चाहूँ, एक आप लोगों के पास होता है मैग्नीशियम, एक आप लोगों के पास यहाँ पर होता है कॉपर होता है, और अगर और एग्जाम्पल लेना चाहें मैम जल्दी जल्दी बता दे तो हाँ, हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डिटेचेबल होते हैं। क्या होते हैं, डिटेचेबल होते हैं, और इनके स्टूडेंट्स अलग अलग कोफैक्टर होते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास मैग्नीशियम का अलग होता है, कॉपर का, तो ये क्या होते हैं, और भी होते हैं लेकिन आपने ये याद कर लेना है, ये क्या होते हैं, डिटेचेबल होते हैं। क्लियर है, तो ये चीज आपने याद रखनी है।
और बच्चों जैसा कि आप लोगों के पास NAD, एक यहाँ आपके पास हो गया NAD और ये FAD, वाइटामिन, ये सब इसके अंदर आते हैं। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक। अब ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं ना, ये बहुत जिद्दी इंसान होते हैं। जिद्दी नहीं होते कुछ बच्चे, रोते ही रहते हैं सारा दिन, फीडर दे दो बस। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कोफैक्टर, ऑर्गेनिक यानी कि एक्टिवेटर्स, डिटेचेबल होते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन मुझे अभी इतनी सी याद है, NAD, FAD और विटामिन। सही है, इनके भी अलग अलग बच्चों कोफैक्टर होंगे। अब उसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक। ये क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं, बोलते हैं हम उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, टाइटली बाउंडेड होते हैं। सही। अब टाइटली बाउंडेड से क्या मुराद है मैम, आप क्या ही कर रही हैं? तो टाइटली बाउंडेड में हमारे पास आता है परफोरिन, रिंग्स। परफोरिन जो रिंग्स है वो इसकी क्या है एग्जाम्पल, जैसे प्रोस्टैटिक ग्रुप, ये भी क्या होते हैं, ये टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स। आई होप आपको बोर्ड विजिबल हो, मैं बार बार आके चेक कर रही हूँ। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग। एंजाइम का आज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, हर चीज एंजाइम की हम पढ़े हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा रे छूटेगा, क्या छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। व्हाट अबाउट मैम यू से द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। सो स्टूडेंट्स अब हम MD गेट के लेवल पर पढ़ने वाले हैं कि, और जो हमारा PMDC के सिलेबस है उसके अंदर मतलब कि डिटेल से हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ेंगे। तो आपने वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब आपने लाजमी शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है, याद रखिएगा, जो इंक्रीज करती है एंजाइम की एक्टिविटी को, ये चीज आपने याद रखनी है। लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो बहुत बेवफा होते हैं, वो बेचारे एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देते हैं ताकि हम अपने रिएक्शन को और तेज कर सकें। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम डिक्रीज करते हैं, किसको डिक्रीज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं एंजाइम। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। जैसे कि एक माचिस है, जब तक आप जो आग कैसे जलानी होती है, आप लकड़ियां लगाते हैं, चूल्हा जो होता है, चूल्हे के अंदर आप क्या डालते हैं, लकड़ियां डालते हैं। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से लकड़ी डाल दी, उसके बाद जब तक आपके पास माचिस नहीं होगी आप उसकी आग नहीं लगा सकते। ऐसे ही बच्चों एंजाइम है, वो तब तक अपने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर देते जब तक हमारे पास वो तीली ना हो। तो ये तीली हमारे पास क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम अपने रिएक्शन को और ज्यादा करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। अब बच्चों हम कुछ इसके ग्राफ्स के लेवल पर चलते हैं जो कि आपके MD गेट में पूछे जा सकते हैं। ग्राफ्स MCQs बनकर आएंगे, मुंह मत खोलिएगा, उबासी मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ्स। अब ग्राफ्स आप लोगों के पास दो होते हैं, एक ये ग्राफ और एक ये ग्राफ। सही। एक है विदाउट एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम नहीं है, विदाउट एंजाइम। ये क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी है। और यहाँ पर क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी है। और ये क्या है, विथ एंजाइम। ये क्या है, एंजाइम के साथ है, साथ साथ चलेंगे हम। तो देखें एंजाइम की यहाँ पर एंजाइम मौजूद नहीं है,
आप लोगों को पता है कि जहां पर एंजाइम मौजूद नहीं होंगे वो एक्टिविटी क्या होगी, वो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। और जहां पर एंजाइम होंगे वहां पर रिएक्शन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। तो आप मुझे अभी बता दें कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपने अभी तक मेरा आगे जवाब नहीं सुना, कि बताएं बताएं कि रिएक्शन इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा। अभी तक आपने मुझे बता दिया होगा कि मैम रिएक्शन इसमें कम होगा क्योंकि ये एंजाइम के बिना है, और मैम इसमें रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये एंजाइम के साथ, देखिए ये विदाउट एंजाइम है और ये क्या है, एंजाइम के साथ है। तो देखिएगा आप इस तरीके से, यहाँ पर अगर 0 लिखें या 1 लिखें या 2 लिखें, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, 0 1 1 2 3, इस तरीके से बच्चों आपने समझ जाना है, ये नंबरिंग है। सही, चलो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 0 से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता 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 चलता गया चलता गया चलता गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों क्या हो गया, स्टॉप हो गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल से 120 सेंटीग्रेड यानी कि तक ये चला ग्राफ, और ये जो ग्राफ है ये एकदम ही मतलब के रिएक्शन हो गया, सिर्फ हमारे जितना बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसके जितना ही ये कर गया काम, यानी कि इतने कम टाइम के अंदर ये रिएक्शन हो गया। और ये एंजाइम जिसके अंदर नहीं थे वो रिएक्शन देखिए कितना स्लो हुआ है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, आपके एमडी गेट के अंदर ऐसे सवाल आ सकते हैं कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, और जिस रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है, और जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ये चीज याद रखनी है माय एमडी गेट स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। वहां पर आपको मेरी तरह के टीचर्स नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। जब आप यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाएंगे ये चीज याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि आपकी प्रोफेसर मैं ही बनूं। कब भी बनूं, जब आप तीसरे चौथे साल में होंगे तभी मुझे ये इनाम मिल सकता है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे प्रोफेसर बनने का बहुत शौक है। अब आगे चले, आगे चलने, चले आगे चलते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे बच्चे छोटे बच्चे आगे चलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है। अब हमारे जो साइंटिस्ट थे इसने 2 मॉडल दिए थे, एक है लॉग एंड की मॉडल। लॉग एंड की मॉडल, लॉग एंड की मॉडल से क्या मुराद है इसको भी हम पढ़ेंगे, लॉग एंड की मॉडल। सो स्टूडेंट्स अब हम एमडी गेट के लेवल से पढ़ने वाले हैं लॉग एंड की मॉडल को। ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आपको कोर्स चल रहा है जो कि आप देख रहे हैं, तो हम लॉग एंड की मॉडल को पढ़ें। तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और एमसीक्यू सेंड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लॉग एंड की मॉडल को। अब देखिए लॉग एंड की मॉडल को सबसे पहले प्रपोज किसने करवाया, देखिए मैं आपको हर चीज बताती हूँ। प्रपोज किसने करवाया, ईमेल फेस्टर ने करवाया। ईमेल फेस्टर ने इस मॉडल को क्या करवाया, प्रपोज करवाया। लेकिन इसने कब प्रपोज करवाया, 1894 के अंदर इसने क्या कराया, डिस्कवर करवाया। काफी डेट्स वैसे आपको मिलेंगी इसके, लेकिन सही डेट ये वाली है, ये चीज आपने याद रखनी। काफी डेट आपको टीचर्स बताएंगे, लेकिन आप मेरी अगर डेट पे रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब आगे चलते, आगे कौन कौन सी चीजें आपको पता होने चाहिए। अब इसकी थोड़ी ना आप स्टेटमेंट देखें, थोड़ी सी मसालेदार है। मैं मसाला भी डाल रही हैं आप साथ में, तो चले मसाला भी डाल रहे हैं ना। अब स्टेटमेंट क्या बोलती है, स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या ही बताऊं आप लोगों को, क्या ही बताऊं। अब देखें स्टेटमेंट गौर से कॉपी कीजिएगा। जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। शेप ऑफ सबस्ट्रेट जैसी कॉम्प्लीमेंट्री। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है,
कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए शेप ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट जैसी होगी वैसा ही उसके अंदर सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा। अगर एंजाइम की जो सबस्ट्रेट है उसकी साइट का ना हो तो उसके वो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती हैं वो क्या होती हैं, रिजिड होती हैं। क्या होती हैं, रिजिड होती हैं। रिजिड का मतलब होता है टाइटली बाउंडेड होती हैं, टाइटली बाउंडेड होती हैं। ये चीज आपने मेरे बच्चे याद रखनी है। एंजाइम की एक्टिव साइट कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, सबस्ट्रेट की शेप जैसी होती हैं, और एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड होती हैं, टाइटली बाउंडेड होती हैं। ये आपने क्लियर कर लिया हो। जैसे कि एक स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की जरूरत होती है, एक स्पेसिफिक चाबी की जरूरत होती है। ये भी कुछ इस तरीके का है, समझिएगा। स्पेसिफिक लॉक को, अब एक ताला है, आप ताले के अंदर किसी और ताले की चाबी लगाएंगे तो वो ताला कभी भी ओपन नहीं होगा। ऐसे ही आप लोगों का क्या एंजाइम क्या लॉक एंड की मॉडल है। देखिए ताला चाबी मॉडल, अगर नाम से इंडिकेट करें ताला चाबी का मॉडल है ये। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से एंजाइम है, ये एंजाइम है, और ये भी क्या है, एंजाइम है, ये भी क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम आपको दिख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं यहाँ पर ये वाला इसका सबस्ट्रेट ले आई हूँ ऐसे ऐसे, और ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक सबस्ट्रेट है, अगर ये इसके साइज का नहीं होगा तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, और ये भी एक क्या है, सबस्ट्रेट है, सही। अगर ये इसके साइज का नहीं होगा तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, सही है ना। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर सबस्ट्रेट लगा दूं कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये इसका क्या है, सबस्ट्रेट है, इसका क्या है, सबस्ट्रेट है। अब ये देखें इसका जो सबस्ट्रेट है, जैसी इसकी एक्टिव साइट है वैसा इसके ऊपर आके सबस्ट्रेट हमने अटैच किया है। अब ये जो सबस्ट्रेट है कि अगर ये दो सबस्ट्रेट इसके अगर साइज के नहीं होंगे तो कभी भी स्टूडेंट इसके अंदर अटैच नहीं होंगे, लेकिन हमने तो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करना है, तो जैसा हमारे पास इसकी एक्टिव साइड है वैसा ही हमने लाके सबस्ट्रेट को अटैच किया है, सही है। तो यहाँ पर भी वैसा ही सबस्ट्रेट लाकर अटैच कर देंगे जैसे इसकी क्या है, एक्टिव साइट है। कोई भी सबस्ट्रेट ला के ऐड कर दिया तो चले, ये समझ लें इसका सबस्ट्रेट है। जैसे ही एक्टिव साइट थी हमने वैसा इसका सबस्ट्रेट ला के ऐड करेंगे। कभी भी सबस्ट्रेट एक्टिव साइट कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं करेंगी, एडजस्ट नहीं करेंगी कि सबस्ट्रेट थोड़ा छोटा आया है हम बड़ी हो जाएं, ऐसे वैसे नहीं करेंगे। तो ये मॉडल बहुत ज्यादा वायरल है। मैं एक बार और बता देती हूँ कि ये प्रपोज किया था ईमेल फिशर ने 1894 में। इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसकी जो सबस्ट्रेट की शेप होती है उसके जैसी होती है, और एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है, टाइटली बाउंडेड होती है। जैसे कि एक स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी की जरूरत होती है, ऐसे ही आपका क्या है, ये लॉक एंड की मॉडल है। जैसी एंजाइम की एक्टिव साइट होगी उसके अंदर वैसा ही सबस्ट्रेट को लाकर इन करेंगे, वैसा ही उसके अंदर क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट होगा। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल। इसकी एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं जो कि अक्सर आप लोगों को वैसे ही आ जाती है, स्टार्च होता है। जैसे कि आप लोगों के पास इसकी एग्जाम्पल ले लें, माल्टोज होता है, उसके बाद लिपेज होता है, जैसे कि आप लोगों के पास ग्लाइकोसिडेज होता है। क्योंकि बच्चों एक अमाइलेज का एक अलग अमाइलेज का एक अपना होता है, अमाइलेज जैसे कि स्टार्च, लिपेज का जो सबस्ट्रेट होता है वो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि लिपिड। इस तरीके से हमने ले लेनी है, वैसे ये कहा जाता है। तो चले आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये मॉडल क्लियर हो। और सेकंड मॉडल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरा आपने देखना है कि सेकंड मॉडल आपके पास क्या कहता है। तो सेकंड मॉडल आप लोगों के पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये देखिएगा, ये फिट करेगा।
इंड्यूस फिट मॉडल। सो स्टूडेंट्स, अब हम पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो वायरल पॉइंट्स है उसको हम पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का इंड्यूस फिट मॉडल। तो जब जो वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इंड्यूस फिट मॉडल को जो सबसे पहले प्रपोज कराया था वो आपने लिखना है। तो फर्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए किसने करवाया था। डेनियल होशलैंड ने करवाया था। कब करवाया था? 1959 के अंदर इन्होंने क्या किया था, प्रपोज करवाया था इस मॉडल को। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब इसकी मेन है कि इसकी जो एक्टिव साइट होती हैं, एक्टिव साइट होती हैं यहाँ पर जो एंजाइम की, वो क्या होती हैं, याद रखिएगा, वो फ्लेक्सिबल होती हैं। ये भी चीज आपने याद रखनी है। फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि वो सबस्ट्रेट के हिसाब से अपने आप को, सबसे छोटा हो बड़ा हो, वो एडजस्ट हो जाएंगे। बट लॉग एंड की मॉडल में ऐसा नहीं था, वो एडजस्ट नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट में ना मुझे लिखने की आदत है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप दोबारा अगर पढ़ें तो आपको ये क्लियर हो जाए। जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। इस वजह से वो चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट साइज। सही। एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती हैं, वो सबस्ट्रेट के साइज के हिसाब से वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसा कि ये एक एंजाइम, उल्टा तो नहीं आ रहा, एक ये एंजाइम, एक ये एंजाइम। सही। अब ये देखें, बच्चों ये समझ लें, यहाँ पर आ गया सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट आया है इतना सा। अब क्या करेंगे एक्टिव साइट, ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ये कुछ इस तरीके से। अब कोई सबस्ट्रेट आया है, वो इतना सा आया है। अब एंजाइम क्या कर लेंगी, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, वो इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब कोई जो सबस्ट्रेट है वो जो है वो इतना सा आया है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट उसे क्या कर लेंगे, अपने अंदर एडजस्ट कर लेंगे। सही। ये ऊपर वाली क्या है, एक्टिव साइट है, और ये उनका क्या है, सबस्ट्रेट है। और आपको पता है अदर साइड क्या होती है, एलोस्टेरिक साइड होती है। सारा मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होते हैं, जो आपका इंड्यूस फिट मॉडल होता है, ये एंजाइम की जो जैसा भी सबस्ट्रेट आ जाए, एंजाइम की एक्टिव साइट उसे क्या कर लेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। सही। लेकिन लॉग एंड की मॉडल में ऐसा नहीं था। अगर सबस्ट्रेट छोटा है तो उसके अंदर इंटरवोन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सबस्ट्रेट ज्यादा, सबसे ज्यादा जो मॉडल है वो करेक्ट जो माना जाता है, एमसीक्यूज आता है, करेक्ट जो माना जाता है वो आपका क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, जो ज्यादा करेक्ट माना जाता है। पहले जो पहले जो साइंटिस्ट थे वो सबसे ज्यादा जो करेक्ट मॉडल है वो मानते थे ईमेल फिशर का, जो कि लॉक एंड की मॉडल है। लेकिन फिर ज्यादा से ज्यादा जो सही मॉडल लगने लग गया साइंटिस्टों को, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है। तो ऐसे भी एमसीक्यूज बनकर आप लोगों को दिए जा सकते हैं। आप लोगों को छोटी छोटी बात से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सही। क्योंकि यही एमसीक्यूज आपकी लाइफ बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैम आप बातें करेंगी ना फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बच्चों आप लोगों को पता ही नहीं होगा ये चीज कहाँ से आई है, तो आपको क्या मैं पढ़ाऊंगी। इस वजह से आपको सब बता रही हूँ, तो गौर करें यहाँ पर। चले मिटा दिया मैम आपने क्या कर दिया। तो चले अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम। कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं एंजाइम को। तो ये चीज स्टूडेंट्स क्या करनी है, आपने याद रखनी है। कौन से फैक्टर है, पहला जो फैक्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टेम्परेचर को। इसको पढ़ेंगे, टेम्परेचर को पढ़ेंगे।
अब टेम्परेचर कैसे, ये देखें इस तरीके से देखा, ये यहाँ पर क्या है आपका टेम्परेचर एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर क्या है एंजाइम की एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर चले 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, और यहाँ पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, और यहाँ पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे बच्चों आपका क्या टेम्परेचर है। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया 0 से, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने लग गई। फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने लग गई। हमने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ती गई, फिर इस पॉइंट पे आके एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो गई। हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहे, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी इस ऑप्टिमम पॉइंट पर आने के बाद, ऑप्टिमम पॉइंट पर आने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा इंक्रीज नहीं हुई। क्यों इंक्रीज नहीं हुई? क्योंकि एंजाइम जो बेहतर काम करते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। अगर उससे ज्यादा ऑप्टिमम पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो एंजाइम का अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा हम टेम्परेचर देते जाएं, तो एंजाइम की एक्टिविटी कभी बढ़ेगी नहीं। एंजाइम क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे। अगर एंजाइम आपके डीनेचर हो गए तो दोबारा आप इसे सही नहीं कर सकते। और अगर आपने ऑप्टिमम पॉइंट से एंजाइम पहुंचे नहीं है, आप कम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपके एंजाइम क्या हो जाएंगे? इनहेबिटेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनहेबिटेट हो जाएंगे। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हद से ज्यादा देंगे, उसकी लिमिट से ज्यादा आप टेम्परेचर को देंगे, तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। अगर आप टेम्परेचर को उसके ऑप्टिमम पॉइंट से कम देंगे, तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? इनहेबिटेट हो जाएंगे। सवाल ये आता है, एमसीक्यूज आ सकता है, जो आपका टेम्परेचर का गैस है, फैक्टर इफेक्टर होना एंजाइम के अंदर, एंजाइम व्हाट एंजाइम आर इनहेबिटेड या फिर डीनेचर। क्या होगा अगर एंजाइम इनहेबिटेड और क्या हो जाए? डीनेचर हो जाए। क्या अगेन टेम्परेचर इंक्रीज करें, इनहेबिटेड हूं या डीनेचर, फॉर एग्जांपल कोई भी हो जाए, अगेन हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, ये चीज आपने याद रखनी है। क्या फिर जो इनहेबिटेड एंजाइम है वो अगेन वर्क कर सकते हैं? ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकता है। अगर ये भी पूछा जा सकता है, अगर एंजाइम डीनेचर हो जाए तो अगेन वो वर्क कर सकते हैं, अगेन काम कर सकते हैं। एमसीक्यूज आ सकता है। अगर एंजाइम आपके डीनेचर इनहेबिटेड हो गए, तो ए ऑप्शन में आ सकता है, अगेन वर्क, नॉट अगेन वर्क, सी बोथ, डी नन। इसमें से यही एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर इनहेबिटेड, मैंने दोनों एमसीक्यूज, अगर डी नेचर हो जाए तो याद रखिएगा अगेन वो रिपेयर हो सकते हैं, या ब्रेक हो गई है उनकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, इस वजह से वो सही नहीं होंगे, या सी बोथ, या डी नन। सही याद रखिएगा, जब एंजाइम आपके इनहेबिटेड हो जाते हैं तब वो दोबारा सही हो सकते हैं जब हम उसको टेम्परेचर को बढ़ाएं, सही अगेन वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे यही पूछा था सवाल फर्स्ट में कि ऑप्टिमम पॉइंट के बाद वो जितना भी चीज टेम्परेचर को बढ़ाते थे, काम क्यों नहीं करते? वो इस वजह से नहीं करते, आपको जवाब मिल गया। उसके बाद डी नेचर से क्या मुराद है? डी नेचर से क्या मुराद है? अगर एंजाइम आपके डीनेचर हो जाते हैं तो वो दोबारा सही नहीं होते। क्यों सही नहीं होते? क्योंकि एंजाइम क्या है? नेचर में प्रोटीनियस ही नेचर रखता है, प्रोटीनियस
नेचर है। और प्रोटीन के अंदर क्या पाए जाते हैं, कल वाली वीडियो में बताया था, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी कह देते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं ऑप्टिमम पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ाने से। इसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाता है। देखिए मैंने आपको कितनी ज्यादा डिटेल बता दी है। तो देखिए अगर एंजाइम डीनेचर में हो, अगेन रिपेयर कभी भी नहीं होंगे। ब्रेक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, दोबारा कभी भी नहीं चल सकते। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये चीजें हमने याद रखनी है। अगर इनहेबिटेड हो तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को दोबारा कर सकते हैं, अगर डीनेचर हो जाए तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन के अंदर एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर है। डाइसल्फाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेक होने से याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को कि एंजाइम वहां पर क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, वो दोबारा से सही नहीं हो सकते। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है मेरे बच्चे? इसके अलावा आपसे और याद रखिएगा एंजाइम हर 10, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, एंजाइम हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अपनी एक्टिविटी को डबल करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, एंजाइम हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अपनी एक्टिविटी को क्या करते हैं, डबल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलें आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड, जो आप लोगों के पास क्या है, पीएच, जिसे आप पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज पूछा जाता है कि पीएच क्या है। अब जो पीएच है, फॉर एग्जांपल आपके एक्स एक्सिस पर हमने रखी है पीएच और वाई एक्सिस पर हमने रखी है एंजाइम की एक्टिविटी। अब यहाँ पर पीएच है फॉर एग्जांपल 5, यहाँ पर है फॉर एग्जांपल 6, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 15। अब यहाँ से हमने क्या किया, पीएच को इंक्रीज किया 0 से, तो इंक्रीज होती 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 पीएच का भी क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट के बाद वो भी इंक्रीज नहीं करती है अपनी एक्टिविटी को, क्योंकि 7 उसका क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। इसमें से एमसीक्यूज क्या बनकर आएगा, देखे पीएच पे, अगर हम पीएच की कंसंट्रेशन को, पीएच को बढ़ाए, एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन उसकी जो 7 है उसका सेचुरेशन पॉइंट ऑफ सेचुरेशन के आगे वो अपनी एक्टिविटी को 7 न्यूट्रल पॉइंट के आगे वो अपनी एक्टिविटी को कभी भी बढ़ाती रही है। अगर ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगी, पीएच बढ़ती जाएगी, तो ये यहाँ पर डीनेचर हो जाएगी। अगर हम पीएच कब दे, तो एंजाइम की ये जो, अगर कम पीएच देने से एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, तो स्टॉप होने से यहाँ पर भी डीनेचुरेशन होगी। तो अगर हम पीएच कब देंगे, एंजाइम की एक्टिविटी कब बढ़ेगी, तो इसकी डीनेचुरेशन इसके पीछे, यानी कि इस पॉइंट पर भी इसकी डीनेचुरेशन है, यहाँ पर इनहेबिटेड नहीं होगी। यहाँ पर दोनों साइड पे पूछा जाता है वो कौन सा वेक्टर है, तो दोनों साइड पर डीनेचर होता है, वो आप लोगों की क्या है, पीएच। जो पीएच है वो दोनों साइड पर आप लोगों की क्या होती है, याद रखिएगा, डिक्रीज होती है। ये आपसे क्या हो जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो यही इसके अंदर एमसीक्यूज बन सकता है कि आप, जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लें पेप्सिड की। अब पेप्सिड की जो पीएच होती है ये बार बार आती है, ये 1.5 से 2.5 तक होती है। ये भी चीज आपने याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसे रिमूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है, यहाँ पर क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी है। ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है, 150, 200, राइट। अब 0 से हमने क्या किया, सब्सटेंस को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती गई। फिर एक पॉइंट पर आकर देखें, सब्सटेंस को हमने इंक्रीज किया,
तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। फिर एक ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर आकर हम जितने भी सबस्ट्रेट दे लें वो अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज क्यों नहीं करता एंजाइम की एक्टिविटी, ये सवाल आ सकता है ना। इस वजह से नहीं करता क्योंकि ऑल जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो ऑक्यूपाई हो गई है, और ऑक्यूपाई होने की वजह से जितने भी हम सबस्ट्रेट देते जाए एंजाइम अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सारी जो एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं। इस वजह से वो अपने पॉइंट ऑफ सेचुरेशन के आगे, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन के आगे नहीं बढ़ाएगा अपनी एक्टिविटी को, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेचुरेशन एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके आगे जितने भी सबस्ट्रेट देते जाएं एंजाइम अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सारी एक्टिव साइट क्या हो चुकी हैं, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। यहां से जितनी भी एक्टिविटी आप बढ़ा लें वो आगे रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करेगा, एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो उसका पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है। अगर उस सारी एक्टिव साइट उसकी क्या हो गई है, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, इसके आगे एंजाइम अपनी एक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकता, आप जो भी कर ले। सो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम को, टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, याद रखना है, आप टाइप्स ऑफ एंजाइम को पढ़े हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सवाल बन सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर ये इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। चले अब फर्स्ट जो एंजाइम है वो आप लोगों के पास है हाइड्रोलेस, हाइड्रोलेस एंजाइम है। अब हाइड्रोलेस क्या करता है, परफॉर्म करता है हाइड्रोलाइसिस। क्या परफॉर्म करता है, हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करता है, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, क्यों परफॉर्म करता है, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। जब लार्जर जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो, ब्रेक हो स्मॉलर मॉलिक्यूल में, स्मॉलर मॉलिक्यूल में, तो आप सिंपलीफाई उसे क्या बोलते हैं, और एडिशन ऑफ वाटर, वाटर की एडिशन में उसे सिंपलीफाई आप हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस को परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्टार्च। स्टार्च कन्वर्ट होता है, जैसे कि आप लोगों के पास स्टार्च होता है, वो इसकी क्या होती है, बेस्ट एग्जांपल होती है। लेकिन हम अमाइलेस, अमाइलेस क्या होता है, जैसे कन्वर्ट होता है स्टार्च में, फिर स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास जो टाइप का एंजाइम होता है वो होता है लिगेस। अब ये लिगेस होता है, ये परफॉर्म करता है कंडेंसिएशन को, इट परफॉर्म द कंडेंसिएशन। अब कंडेंसिएशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंडेंसिएशन क्या होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन हो और एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाए, उसके अंदर वाटर रिमूव हो जाता है और हाइड्रोलाइसिस के अंदर ऐड हो जाता है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं डीएनए लिगेस और आरएनए लिगेस। सही, अभी एंजाइम इनहिबिशन देता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है, लिगेस के बाद हमारे पास आ जाता है आइसोमेरेस। आइसोमेरेस, आइसोमेरेस बच्चों जो वो मॉलिक्यूल दैट कन्वर्ट आइसोमर, जो कि आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए। आइसोमर क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो और फंक्शनल, जैसे कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वो आइसोमर है। ऐसे मॉलिक्यूल जो आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहते हैं आइसोमेरेज एंजाइम कहते हैं, जो कि मॉलिक्यूल को आइसोमर्स में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। याद रखिएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला बताया था, स्ट्रक्चर कल ड्रॉ करवाई थी आप लोगों को, इसके लिए ही करवाई थी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपने लाजमी इनको क्या करना है, याद रखना है। सही है। आइसोमेरेज, इसकी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 5-6 बता दी ना, तो आप लोग कभी दूसरी एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ेंगे। इसकी 10 एग्जाम्पल निकाल के मेरे व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ पर आपने मुझे सेंड करनी है, तभी मुझे पता लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ है, मैं इनके लिए अच्छी सही मेहनत कर रही हूँ। ये आपने निकालनी है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है लियस, ये आपका आ सकता है। अब ये जो लायस है, लायस जो हमारे पास एंजाइम है, ये क्या करता है, ये विदाउट हाइड्रोलाइसिस ये क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं। इनको हाइड्रोलाइसिस की कोई जरूरत नहीं होती, यानी कि यहाँ पर लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक नहीं होते और वाटर को एडिशन नहीं करवाते, ये हाइड्रोलाइसिस के बिना ही टूट जाते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। जैसे कि हमारे पास हो गए, ये एग्जाम्पल बड़ी बार आती है, पायरावेट काइनेस, पायरावेट पायरावेट देखे ना, पायरावेट काइनेस, सही। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर आगे मैम चलना चाहें तो क्या करें, हम आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, हमने इसको क्या किया, डिस्कस किया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट को डिस्कस करते हैं, तो चलें इसको मिटाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्योंकि हम डिटेल में पढ़े तो सारी चीजें कवर करेंगे। सबस्ट्रेट की बेस पर क्या है, फर्स्ट वन अगर हम आपको बताना चाहूं तो जैसे कि लिपेस, लिपेस का होता है लिपिड, जैसे इसका सबस्ट्रेट लिपेस क्या है, एक तरह का एंजाइम है। इसका आप लोगों के पास सबस्ट्रेट जैसे कि फॉर एग्जांपल लिपिड हो सकता है। उसके बाद न्यूक्लियोलेस होता है, जिसका आप लोगों के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, कल पढ़ाया था, एक डीएनए होता है और क्या होता है आप लोगों के पास, आरएनए होता है। और एक ग्लाइकोसाइडेज होता है, ग्लाइकोसाइडेज होता है। ये भी चीज आपने याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक आप लोगों के पास, बस आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोगों के पास पेप्टिडेस होता है, पेप, यहाँ पेप्सिन ले लें, काइमोट्रिप्सिन ले लें, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और एक आपके पास क्या है, ट्रिप्सिन। ये क्या, प्रोटीन, जो कि आप लोगों के पास क्या है, प्रोटीन के अलग अलग ये तरह के सबस्ट्रेट हैं। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और ग्लाइकोसिडेज में हमारे पास आ जाता है स्टार्च, आ जाता है माल्टोज, आ जाता है लैक्टोज, आ जाता है। सही, ये सारे आपने एग्जाम्पल क्या करनी है, याद रखनी है। सही, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लास्ट इनहिबिशन को पढ़ लें। शुक्र मुझे याद आ गया, वरना आपका वो टॉपिक रह जाना था। सही है ना, वो फिर आप लोगों को किसी से समझ नहीं आना था। उसके बाद क्या है, एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन क्या होती है, एंजाइम स्टॉप देयर एक्टिविटी। सो समझे, एंजाइम इनहिबिशन को पढ़ने वाले ही आपका पीएमडीसी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बता रही हूँ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी करना है हम लोग। एंजाइम स्टॉप देयर वर्किंग,
एंजाइम अपनी वर्किंग को क्या करते हैं, जब स्टॉप कर देते हैं। ये इनहिबिटर क्या होते हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, एक्टिविटी को डैमेज कर देते हैं। ये चीज आपने क्या लगनी, और एंजाइम अपना काम करना छोड़ देते हैं जब एंजाइम इनहिबिशन हो। एंजाइम इनहिबिशन 3 तरह के से होती है, एक होती है कॉम्पिटेटिव, एक होती है अनकॉम्पिटेटिव, सॉरी एक होती है कॉम्पिटेटिव और एक होती है इनकॉम्पिटेटिव और एक होती है अनकॉम्पिटेटिव। अब एंजाइम जो कॉम्पिटेटिव क्या होती है, इनकॉम्पिटेटिव क्या होती है और अनकॉम्पिटेटिव क्या होती है। जो कॉम्पिटेटिव हमारे पास होती है मैम कंपटीशन करेंगी नहीं, याद रखिएगा, जब इनहिबिटर अटैच होते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर, और ये एक रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास ये क्या है, एक तरह का एक एंजाइम है। अब एंजाइम जो है इसकी एक्टिव साइट के ऊपर आकर इनहिबिटर आकर सबस्ट्रेट से पहले क्या हो गया है, इनहिबिटर आकर अटैच हो गया। अब एंजाइम अब क्या है, सबस्ट्रेट की ये जगह है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट की जगह है। अब सबस्ट्रेट ने देख लिया कि मेरा हिस्सा खाने कौन आ गया, इनहिबिटर आ गया है। अब वो क्या बुलाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, बादशाह है, उसकी जगह है, उसका हिस्सा है, तो तू कैसे खाएगा साले। तो ये ऐसे बोलेगा, ये अपने सिपाहियों को बुलाएगा, बोलेगा कि भाई इसको यहाँ से उतारो वरना ये तू जाएगा। पहले उसको धमकी दे के आता है, भाई ये मेरी जगह है, सिराफों से उठ जाए, ये नहीं उड़ता। फिर अपनी सिपाहियों पे सिपाही इसको मारते हैं, ढूंढते हैं, यहाँ से उठा देते हैं, और फिर सबस्ट्रेट आकर दोबारा यहाँ पे बैठ सकता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर इनहिबिटर रुकावट आके बैठ भी गई है तो एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो उसे हटा सकता है। तो ये आपके पास क्या है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। सही। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इनकॉम्पिटेटिव। इनकॉम्पिटेटिव का मतलब होता है कि इनहिबिटर जो है, जो आपके पास इनहिबिटर है वो क्या करते हैं, याद रखिएगा, वो अटैच होते हैं, वो अटैच होते हैं, कहां पर अटैच होते हैं, एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर। एलोस्टेरिक जो साइट होती है एंजाइम की, वहां पर आके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ऐसा क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास ये एक एंजाइम है, ये एक तरह का क्या है, एंजाइम है। अब इस एंजाइम की जो एलोस्टेरिक साइट है यहाँ पर आकर क्या होंगे, इनहिबिटर यहाँ पर आके अटैच हो जाएंगे, और ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दोबारा से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये इसको सही नहीं कर सकते, एक बार अटैच हो गए तो दोबारा नहीं उतरेंगे, यहाँ पर कोई सिपाही नहीं आएंगे। एक है अनकॉम्पिटेटिव, जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर आकर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। याद रखिएगा, इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल पेंसिलिन, इसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पेंसिलिन। इसकी एग्जाम्पल है साइनाइड, और आपके पास मरकरी, जो कि थर्मामीटर के अंदर यूज होती है, मरकरी। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, एंजाइम एक्शन का मोड क्या है, जैसे कि एंजाइम सबस्ट्रेट, फिर होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये आपने याद रखना है, फिर एंजाइम होगा प्रोडक्ट, ये आपसे एमसीक्यू आ सकता है, और एक होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर देखें, एंजाइम क्या है, रिएक्शन में अनचेंज है। एंजाइम कभी भी रिएक्शन में, याद रखिएगा, चेंज नहीं होंगे, एंजाइम सेम ही रहेंगे, रिएक्शन भले, ये मोड ऑफ एक्शन आपने एंजाइम का याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे कॉपी कर लेना है आप लोगों ने, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। वन शॉट अच्छी लगे तो सारे फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमारा भी काम हो सके।